हाँ जी बॉस, कैसे हैं सभी लोग? हमारी इकोनॉमी की करंट अफेयर की सीरीज़ की अगर हम बात करें तो सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको जो है 100% प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक के सारे करंट अफेयर, एक-एक लेक्चर, एक-एक वीडियो विद पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। जिसमें आज का जो लेक्चर नंबर 4 चलेगा, जिसमें हमने अभी स्टार्टिंग में इकोनॉमी उठा रखा है, जिसके अंदर हम अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के स्लॉट को हम पूरा कर रहे हैं, जिसको हमने स्लॉट 1 का नाम दिया है। जिनको नहीं समझ आ रहा, हमारे 3 स्लॉट आएँगे। स्लॉट 1 में हम जो है लाइक अगर बात करें तो दिसंबर तक का करंट अफेयर कराएँगे, स्लॉट 2 में जैन और फ़ेब का कराएँगे और स्लॉट 3 में जो है हम मार्च और अप्रैल का हम कराएँगे। तो स्लॉट 1 अभी हमारा जो है चल रहा है। देखिए, मैंने अभी तक जो मैंने लेक्चर नंबर 3 मैंने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 डाला, इसमें मैंने ये एनालिसिस किया कि मैं मानता हूँ टॉपिक्स कम कवर हो रहे हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर मैं क्या करूँ? इकोनॉमी है, समझाना पड़ेगा बेसिक से। बेसिक क्योंकि देखिए लेक्चर हम डालें, खाना-पूर्ति करते हैं, जैसे और चैनल करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? तो बेटर ये है कि हमारे 20 टू 30 मिनट्स की वीडियो रहें, जितने टॉपिक कवर हो सके हम उतने कराएँगे, पर हाँ, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि चाहे इस पे चाहे भले ही 20 से 25-30 वीडियो भी बन जाए इकोनॉमी पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने बेसिक के हिसाब से चलेंगे ताकि कांसेप्ट्स क्लियर हों और जब जाके उसका जो है फ़ायदा हो सके। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार देखिए थोड़ा पेशेंस रखें, पीडीएफ आने वाली है, साथ में मेरी इकोनॉमी की एक किताब आने वाली है। मैं उसको बाय हार्ट लिख रहा हूँ, कहने का ये है कि मैंने अपनी पूरी 101% एनर्जी जो है उसमें लगा दी है। अब वो जब आएगी और इसी के जनवरी के एंड में आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको इकोनॉमी की किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ आप वो किताब भी रख के अगर पढ़ लेंगे ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 99.99% आपके कांसेप्ट 100% क्लियर हो जाएँगे। इतने आसान भाषा में जो मैं लिख रहा हूँ, तो आप खुद बोलेंगे कि नहीं सर, मज़ा आ गया। तो ये सब प्रयास आप लोगों का सपोर्ट मुझे इतना मिल रहा है, इस जस्ट यूपीएससी चैनल पे 700 प्लस हमारी फैमिली बड़ी हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब आप लोगों का सपोर्ट है। जो कमिटमेंट दी है इसको पूरा करेंगे। जैसे अभी एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है, एनवायरनमेंट की सीरीज़ एक्स्ट्रा जो आप देखें 20-22 लेक्चर्स अगर हो चुके हैं, इसको भी हम कोशिश करें 50 लेक्चर्स तक आपको निपटा दें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए, हम एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर पाते, आप लेक्चर्स के कंटेंट को देखें, उस टीचर है अजीत मिश्रा उसकी उसकी फिलॉसफी को समझें, उसके डेप्थ को समझें, तो आपको बहुत अच्छा जो है लगेगा। तो चलिए फिर इकोनॉमी के करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और हम जो है अगर बात करें तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि देखिए भारत जो बना है, ठीक है? वो बना है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आएगा। क्यों? यार इकोनॉमी को लेके बात करी जा रही है। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। हमारे पीएम जी भी जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। तो इसको हमें बहुत डिटेल में समझेंगे। डिटेल का मतलब ये है कि देखो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। एक तो नंबर्स दे देगा या फिर फ्यूचर में मान लो अगले मान लो 15 साल के नंबर्स देके आपको वेरिएशन दे देगा कि भारत नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन सकता है। या भारत नंबर 2 की अर्थव्यवस्था फ्यूचर में बन सकता है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देगा। तो वहां से फिर आप पजल हो जाओगे, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि यूपीएससी जब इकोनॉमी के क्वेश्चंस निकालता है तो वो नंबर्स देता है। तो नंबर्स के थ्रू जब होगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो उसी चीज को यहाँ बहुत ही बारीकी से, बहुत ही प्यार से, बहुत इत्मीनान से जो है हम यहाँ पर अगर बात करें तो हम समझने की जो कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। तो पहले समझते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होकर फायदा क्या। अब देखो यार, जब इकोनॉमी जितनी बड़ी बड़ी होगी हमारी, मान लो जितनी बड़ी इकोनॉमी हमारी बड़ी होगी उतना बड़ा, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमारे देश के अंदर बिजनेस जो है तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो जब बिज़नेस अच्छे चल रहे हैं तो लोगों को रोज़गार भी ठीक-ठाक मिलेगा। हमारे दुक एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, हमारे देश में काम करने की कमी नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो लोग कहते हैं ना हम अनएम्प्लॉयमेंट हैं, हम बेरोज़गार हैं, वो सिर्फ़ झूठ बोलते हैं। अगर कोई आदमी सच्चे मन से काम करने की तलाश में है, तो उसको काम मिल जाता है। हाँ, वो कंडीशन अलग है कि उसको वो काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन हमारे देश में अगर आप ढूँढना स्टार्ट करो काम, तो आपको मिल जाएगा। राइट? एक तो ये बात होगी। तो अभी हुआ क्या है कि किंगडम यूके को छोड़ के, यूके को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है, हमारा अगर बात करें तो भारत बन चुका है। जिसमें अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था अब भारत में बढ़ी है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि सबसे पहले पे यूएसए आ गया, फिर चाइना आ गया, फिर आपका जापान है और फिर आपकी जर्मनी है। ठीक है? ये बात समझ आ गई? अगेन ये पॉइंट्स आपको जो है याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है काफ़ी ज़्यादा रखता है।
तो हमें ये भी पता चला। अब देखो ये जो ये फैक्ट है, फैक्ट का मतलब ये कि सकल घरेलू उत्पाद में 6 to 65% की वृद्धि करते के साथ भारत जो 2029 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भी तैयार है। अगर मान लो 6 से 6.5 अगर रहती है अर्थव्यवस्था, तो हम 2029 के अंदर हम जो है जर्मनी को भी पीछे कर देंगे। आपको पता है, मैं एक चीज बता दूं, जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, ये लोग डिफेंस से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे इनके हेलीकॉप्टर्स हो गए, फाइटर जहाज हो गए, कुछ और भी चीजें हो गई, टेक्नोलॉजी बेस पे ज्यादा हैं ये लोग, और टेक्नोलॉजी से ही सबसे ज्यादा कमाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारी इकोनॉमी सर्विस क्लास है, हम मानते हैं, लेकिन हम अभी टेक्नोलॉजी से पैसा, मैन्युफैक्चरिंग से पैसा नहीं कमा। जिस दिन हमारा सच में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया कि हम टैंक्स भी खुद बना रहे हैं, जहाज भी हम खुद बना रहे हैं, हम बोलते तो हमने राफेल खरीद लिया, राफेल खरीद लिया, लेकिन वो क्या है भाई, वो टैक्स पेयर का पैसा से खरीदा जा रहा है। तो उसी कंडीशन में जब जिस दिन हम अपनी जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को जिस दिन हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गए, तो उस दिन देख लेना भारत जो है तहलका मचा देगा। ठीक है, तो पहले आप समझते हैं नंबर्स को लेकर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चीज को याद रखना, जो सोर्स उठाया मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक लीगल टेबल से उठाया। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है कि देखो 2021, 2022, 2026 आपको बेसिकली ये डेटे पे ज्यादा फोकस करना है। 2036 में चाइना जो है नंबर 1 पे हो जाएगा, यूएस नंबर 2 पे हो जाएगा, इंडिया नंबर 3 पे होगा, उसके बाद जर्मन, और आपका लास्ट पांचवा याद रखो जापान। आपने ये टेबल जरूर याद रखना है कि 2036 में चाइना नंबर 1 पे, यूएसए नंबर 2 पे, इंडिया नंबर 3 पे, जर्मनी 4 पे, 5 पे, ये नंबर जरूर याद रखना। और भारत की इकोनॉमी कितनी है? 2 ट्रिलियन के आसपास। चाइना की इकोनॉमी कितनी है? 20 ट्रिलियन के आसपास, यानी कि मोर देन 10 टाइम्स अभी फर्क है। इस चीज को याद रखना। तो भारत, तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि क्या 2050 में भारत इकोनॉमी में नंबर 1 हो जाएगा? नहीं होगा, 2050 तक तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको टाइम लगेगा। और आप ये भी देखें कि 2030, 2036 में भारत जो है नंबर 3 पे खड़ा है, 2050 पे हो सकता है नंबर 2 पे आ सकता है, लेकिन नंबर 1 पे आने के लिए करीब इसको अभी बहुत ज्यादा, बहुत लंबा इसको एक सफर आपको तय करना पड़ेगा। अब क्या प्रमुख पॉइंट यही हो सकते हैं इसके अंदर कि देखो, अर्थव्यवस्था का आकार की बात करें तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी इस हिसाब से है, और यहाँ पर यूके की इकोनॉमी से है, तो ये हमारे नंबर इतने काम के नहीं है। हम यूनाइटेड किंगडम के साथ अगर तुलना करें तो जिसकी जनसंख्या के आकार में देखें तो 2022 में देखें तो 1.141 बिलियन है। वहीं किंगडम की देखें तो 68.5 मिलियन, यानी कि 6-7 करोड़ के आसपास करोड़ मिला के जनसंख्या है। प्रति व्यक्ति आय में देखें तो यूके और इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें जो है देखने को मिला है। देखो, इकोनॉमी हमारी बड़ी हुई है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। इस चीज को याद रखिएगा। पर कैपिटा इनकम उस केस में ज्यादा होती है अगर भारत की पॉपुलेशन 10 करोड़ होती, तो हम कह सकते हैं कि यूके और आप ये मान के चलो, अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी कम होती, 10 करोड़ के आसपास होती, तो हम मोटा मोटा ये मान के चलो कि सारे फॉरेनर्स हमारे देश के अंदर आके काम करते। एक लाइक इंडिया भी एक सुपर पावर की तरफ से जो है देखने को मिलता। तो गरीबी के तौर पे देखें तो जैसे यूके में गरीबी बहुत कम है, वहीं अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा गरीबी जो हमें देखने को मिल रही है। एचडीआई की बात करें, जिसमें मानव विकास सूचकांक के ऊपर हम देखें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि एचडीआई के अंदर अगर हम देखें 2019 का स्कोर देखें, तो वहीं यूके अगर देखें तो वो करीब 9.932 के हिसाब से खड़ा है। वहीं जो भारत 0.645, यानी मिडल रेंज में जो है कुल मिलाकर खड़ा हमें जो है देखने को मिल रहा है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? फिर अब देखो, हमने जीडीपी को लेकर बात करी, तो जीडीपी का मतलब यही होता है दोस्तों कि एक विशिष्ट समय में, यानी कि आप ये मान के चलो कि 1 ईयर के अंदर किस समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक का बाजार मूल्य होता है। यानी कि अगर मान लो ये हमारा अगर इंडिया है, ठीक है, मैं शॉर्टकट बना दे रहा हूं, तो अगर मान लो इसमें है, तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आप ऐसे मान के चलें, पूरे 1 साल के अंदर जो भी वस्तुएं सेवा को जो भी उत्पाद हो रहा है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा, उसको जो है हम अगर बात करें तो हम जीडीपी बोलेंगे। और इस समग्र का मतलब हो गया कुल। ऐसे मान लो हमारे जैसे कितने लोग होंगे, तो उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो उसमें फिर आपकी जो जीडीपी जो है देखने को हमें मिलती है। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब कीवर्ड्स क्या है, देखो इस टॉपिक को कैसे याद रखना है। ये एक तो ये डेफिनेशन सकल घरेलू उत्पाद की, ताकि आपको पता चल सके कि विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतरी, ठीक, उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य जो इसमें कहलाता है, जिसके अंदर, और ये टेबल आपको जो है थोड़ा सा
ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा याद आपको जो है रखना पड़ेगा। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कराले। पहले समझते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि क्यों जरूरी है, मैं इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो यार एक्चुअली क्या है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे दो फ्रॉड्स जो अभी चल रहे हैं, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, सो ऑन हो। ठीक है, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं इसका भी एक रोल है, हालांकि ईडी का तो होता ही होता है, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन कहीं न कहीं अभी गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों? अभी जिसके कारण ये न्यूज़ में बना हुआ है, तो जिसके कारण यूपीएससी हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बना सके। तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए, एक इम्पोर्टेंट रोल अगर हम बोलें तो ये हमारे लिए रखता है। ठीक है? तो खबरों में क्यों? भैया ये हुआ कि भई जो हमारा जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस है, ठीक है? तो उसमें ये हुआ कि जो ये एसएफआईओ है, उसने चीनी लिंक वाली शेल कंपनियों की स्थापना, नकली निर्देशों की आपूर्ति से जुड़े एक व्यापक रैकेट के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। ये तो थी न्यूज़, ठीक है? यहाँ से कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे लिए एसएफआईओ इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से यूपीएससी बेसिक्स तौर पे क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे लिए ये है कि यहाँ पर शेल कंपनियों को लेके जो क्वेश्चन जो यहाँ पर कुल मिलाकर बनाया जा सकता है। तो इसी को थोड़ा-सा हम जो है डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं शेल कंपनियाँ। देखो दोस्तों, शेल कंपनियाँ क्या होती हैं? जो सिर्फ़ कागज़ों के ऊपर होती है। कागज़ों पे तो होने के फिर क्या फ़ायदा? देखो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मान लो मैंने कंपनी खोल ली, लेकिन कंपनी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ट्रांज़ैक्शन करा रहा हूँ, डेबिट करा रहा हूँ, क्रेडिट करा रहा हूँ, ये सब करा रहा हूँ, प्रॉफ़िट कमा रहा हूँ, दैट्स इट। लेकिन इस कंपनी में एक धेले का काम नहीं हो रहा। ना ये कंपनी है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ कागज़ों पे है। मान लो भई अरोड़ा एंड सन्स एंड कंपनी, मान लो भई लंबरगर सन्स एंड कंपनी, मान लो कुछ भी ले लो। तो उस कंडीशन में वह कंपनियाँ जो कुछ भी नहीं कर रही हैं, एक धेले का 1% व्यापार नहीं कर रहे, लेकिन उनके अकाउंटेंट के अंदर यानी कि उनके अकाउंट्स के अंदर लाखों करोड़ रुपए का व्यापार कर रही हैं। तो इस तरह की, ताकि टैक्स को बचाया जा सके। अब वो क्या है वो सीरीज में देखेंगे, लेकिन इन्हीं का मेन मोटिव यही होता है कि ये लोग सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए धोखाधड़ी चीजें ज्यादा करती हैं। जिस तरह अभी ईडी ने, आपने वीवो को भी देखा होगा, वीवो जो फेक बिल जनरेट कर रहा है और सारी चीजें कर रहा है, ताकि मतलब कि वो अपना घाटा दिखा रहा है ताकि वो टैक्स से बच सके। आपने देखा होगा बड़े-बड़े स्टार्टअप्स भी है, इवन बड़ी-बड़ी कंपनियां भी घाटा दिखाती हैं। क्यों दिखाती हैं? जब घाटा हो तो किस बात का टैक्स? सोचो, किस बात का कॉर्पोरेट टैक्स? तो ये भी एक बड़ी-बड़ी कंपनियों की एक वो मनचाह होती है कि वो अपने आप को घाटे में ही रखना चाहती हैं। क्यों? घाटा रहेगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है यार। तो ये भी एक रीजन, तो इसीलिए आमतौर पर शेल कंपनियां ऐसी कॉर्पोरेट संस्थाएं होती हैं जिनके पास उनका अपना ना तो कोई सक्रिय व्यवसाय व्यवसाय होता है, ना ही उनके पास कोई अस्थायी संपत्ति होती है। यही कारण है कि इस प्रकार की कंपनियां सदैव संदेह के दायरे में रहती हैं, क्योंकि इनमें कुछ कंपनियां या तो मनी लॉन्ड्रिंग या कर चोरी या अन्य अवैध गतिविधि के लिए इस्तेमाल करती हैं। यानी कि बेसिकली इनका काम ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग करना। यानी कि अगर मान लो ये इंडिया है, यह मॉरिशस है, मान लो इंडिया में कोई काम हो नहीं रहा, लेकिन इसने सारा पैसा मॉरिशस भेज दिया, फिर मॉरिशस से ट्रांसफर करा के फिर यहाँ ले लिया, तो ये जो अब जो यहाँ पैसा भेजा, ये हो गया इलीगल, और यहाँ से भेजा तो अगेन इलीगल। तो उसके कारण जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमारे लिए फिर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय है क्या? ये एक हमारे लिए अगर हम बात करें यूपीएससी के हिसाब से, तो हमारे लिए ये टॉपिक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है भाई ये एफ जो एसएफआईओ है, ये बेसिकली भी याद रखो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत है, यानी कि कॉर्पोरेट मंत्रालयों के अधीन है। जो एक तरह से अगर बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन है, यानी कि बहु अनुशासनात्मक संगठन है, जिसके अंदर वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, लेखा, फोरेंसिक ऑडिट, कराधान, कानूनी, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून, कस्टमर जांच से संबंधित विशेषज्ञ जो है इसके अंदर शामिल। तो इसमें मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक तरह से अगर हम बात करें तो ये काम करती है। जब भी इसका नाम जो है बहु अनुशासनात्मक संगठन यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो इसको जाना जाता है, जिसके अंदर वित्त, पूंजी बाजार, लेखा, फोरेंसिक ऑडिट, कराधान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून सिस्टम, जांच से अधिक जो इसमें विशेष है। इसका जो हेड ऑफिस, ध्यान रखिएगा, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली हो सकता है। यूपीएससी यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बना सकता है भाई, एफआईएसओ जो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर है या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, इसका हेड ऑफिस जो है बेंगलुरु में है या फिर चेन्नई में है या फिर कहीं और रख दे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कहानी खत्म। तो इसलिए हमारे लिए यूपीएससी के हिसाब से ये टॉपिक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एसएफआईओ का नेतृत्व जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर विभाग के प्रमुख के रूप में, डायरेक्टर के रूप में जो है, ये निदेशक अंदर डायरेक्टर, तो डायरेक्टर के रूप में जो इसका जो है बेसिकली अगर बोले तो काम जो है शामिल किया जाता है। कार्य और भूमिका देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 ने
गंभीर जो आपके धोखाधड़ी जांच कराने एक इसको जो है वैधानिक दर्जा दे रखा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि एफआईओ के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने का भी एक तरह से अधिकार है, यानी कि ये आपके एसएफआईओ जो है ये एक तरह से बात करें तो लोगों को गिरफ्तार भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हम कह सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर अगर बात करें कि कौन से मामलों के अंदर, जैसे निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, ठीक है, आपके कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव की सूचना पर की गई मामलों की जांच आवश्यक है, जनहित में अगर कोई काम, ये भी केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग के अनुरोध पर इस तरह के जो है गिरफ्तारियां जो है कुल मिलाकर, यानी कि हमने एक बात सीखा, यानी कि अगर हम देखें कीवर्ड्स में देखें तो यहाँ पर पहले हमें ये पता चला कि शेल कंपनी, एक आमतौर पर शेल कंपनी ऐसी कॉर्पोरेट संस्थाएं होती हैं जिनके पास उनका अपना ना तो कोई सक्रिय व्यवसाय होता है, ना ही उनके पास कोई स्थायी संपत्ति होती है। और ये एफएसआईओ जो है ये कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधीन है। इसका हेड ऑफिस, ये भी साथ में लिख लेना, न्यू दिल्ली में है। और ये एक वैधानिक संस्था है जिसको संसद के द्वारा पारित किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक, यानी कि जिसको अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री के द्वारा जो है इसको जो है पास किया गया है। तो ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर आप अगर लिख लेंगे तो आपका ये टॉपिक जो है पूरा का पूरा आपका जो है एक तरह से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में। जो नेक्स्ट न्यूज जो हमारी जो निकल के आई थी वो ये निकल के आई थी दोस्तों कि इसके अंदर वित्तीय स्थिरता विकास परिषद क्या होती है। देखो, ये छोटी-छोटी न्यूज़ है जो आपको इकोनॉमी की, जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसी में कवर होगा। अगर आप स्टैटिक कर रहे हैं तो इस तरह के टॉपिक्स को जो है बहुत मुश्किल से जो कवर किया जाता है। हालाँकि जो मेरी किताब आएगी इकोनॉमी की उसके अंदर एक-एक पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। लेकिन अभी आप ये समझें कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद मतलब बेसिकली होता क्या है? अभी ये क्या है? ये यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले हम ये समझते हैं व्हाई इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम। क्योंकि कहीं न कहीं अगर बात करें, आपका एफएसडीसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय के मंत्री ने वित्तीय स्थिरता की एक 26वीं बैठक करी। अब क्या था उस बैठक में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ना ही यूपीएससी इस तरह के बैठक से क्वेश्चन जो कभी निकालता है। होता क्या है कि आप डिटेल इतनी सारी पढ़ लेते हैं, आता कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसकी बैठक हुई तो ये है क्या? हमें ये चीज़ ज़्यादा समझनी है। इसका काम क्या है? ये वित्तीय स्थिरता विकास परिषद समझ आ गया होगा, भाई विकास से रिलेटेड है, कुछ वित्तीय स्थिरता दिखा रहा है, तो ये सब चीजें हमें जो देखने को मिल रही है, तो जिसको हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जानते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिलिंग, जिसको हम एफएसडीसी के नाम से जो है कुल मिलाकर इसको जाना जाता है। तो अब क्या है इसमें, देखो, हम इसको समझते हैं कि वित्तीय स्थिरता और विकास की अगर इसकी संरचना को समझे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त, जो मंत्री वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के प्रमुख होते हैं। यानी कि हमें यह पता चल गया जो वित्त मंत्री होगा, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री होंगे अभी जो सीतारमण है, तो उसी के जैसे इसका अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं इसकी प्रमुख होंगी। इसके साथ साथ इनमें पति और भी काफी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें भारतीय आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई भी इसमें शामिल होता है, इडा भी शामिल होता है, सेबी भी इसमें आते हैं आपका, ठीक है, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण भी आता है। अध्यक्ष में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष जो इसमें होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ये सब लोग अगर बात करें तो इसके अंदर जो है कुल मिलाकर जो शामिल होते हैं। और साथ साथ अगर बात करें इसके अंदर अन्य सदस्यों में वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सेवा विभाग के सचिव, काफी और आर्थिक मामलों के विभाग के लिए उत्तरदायी राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, राज्य सचिव और भी उप जो समिति के अध्यक्ष में आरबीआई के गवर्नर करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की अपनी एक टीम भी जो है इनको आमंत्रित जो है करी जाती है। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट था। देखो, तो जब भी कोई स्टेबिलिटी के लेके बात हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बात हो, डेवलपमेंट को लेके बात हो, तो इस तरह के विकास परिषद को जो है कुल मिलाकर गठित होता है, जिसकी मैंने आपको संरचना बता दी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन जो है बन सकता है, तो इसलिए आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और लेकिन कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, कीवर्ड्स की बात करें तो वही अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, और साथ में अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, विकास प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष और भारतीय दिवाला दिवालियापन बोर्ड, इसके जो है सदस्य इसमें जो है कुल मिलाकर हो सकते हैं। तो इसको आप 1 पेज के अंदर आप ऐसे एक छोटी सी न्यूज बनाकर आप इसको जो है कर सकते हैं। देखिए, जो टॉपिक है वो है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। पहले हम समझेंगे इस टॉपिक को कि क्यों ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एग्रीकल्चर की बुरी हालत अभी इंडिया के अंदर आज के समय चल रही है, आज के समय ना एक युवा जो होता है ना, जो वो और जिसके मतलब माता पिता होते हैं, वो कभी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर आईएएस बने, या कुछ और बने, लेकिन किसान ना बने, राइट। क्यों? रीजन ये है कि एग्रीकल्चर की हीनता। हालांकि हमें
इससे सोसाइटी के अंदर इसको आगे लेके आना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग क्या है, किसान भी क्या है, मजबूर है वो भी, क्यों केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जिससे वो पानी बह कर नदियों के साथ कनेक्ट होता है, फिर उससे फिर समुद्र में जाता है, फिर चीज़ें पूरी की पूरी जो चीज़ें होती हैं वो दूषित हो जाती हैं। तो जिसके अंदर गवर्नमेंट एक आगे लेके आए कि नेचुरल फार्मिंग हमें करनी चाहिए। नेचुरल फार्मिंग का कंसर्न सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, ध्यान से समझना, में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उसकी जो अगर बात करें, जो एक अगर हम 1 हेक्टेयर में देखें, जो उसकी उत्पादक क्षमता है, वो कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स हम फर्टिलाइजर्स का जो रासायनिक पदार्थ का तो यूज़ कर ही नहीं, जो हम रासायनिक जो होते हैं केमिकल्स, उसको हम तो यूज़ ही नहीं करें। तो जिसके अंदर ये मैं मान सकता हूँ और ये बात प्रूफ भी है कि ध्यान रखिएगा इसकी उत्पादकता कम होती है। कभी अगर यूपीएससी कोटेशन में डाल दे कि नेचुरल फार्मिंग की जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा एज़ पर द, अगर क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के समय कुछ ऐसे भी ब्रांड आ गए हैं जो ऑर्गेनिक, जिनके ऊपर एक लिखा रहता है, जैसे शुगर, आप जैसे कि अगर मान लो कुछ और चीज़ें दाल लें या कुछ लें, तो उसके ऊपर ऑर्गेनिक होता है, उसके रेट भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मैं एक ऐसे छोटे-मोटे, मतलब हमारे यहाँ रिलायंस मॉल है छोटा-सा, तो हम वहाँ गए थे, तो हमने देखा यार, हम बेसिकली 1 किलो जो अगर चने की दाल होती है वो ₹80 किलो आ जाती है, 80 75 से ₹80 की आती है। लेकिन वही मैंने ऑर्गेनिक देखी तो वो करीब ₹250 के आस-पास थी। देख रहे हैं, रेट में करीब 3 गुना फ़र्क है। भई अब जो बड़े लोग हैं, जो मोटे पैसे वाले लोग हैं, वही वो तो ऑर्गेनिक ही खाएँगे। हाँ, अभी नेचुरल खानी है। तो उस कंडीशन के अंदर नेचुरल फार्मिंग आज के समय इम्पोर्टेंट होती है, ताकि हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग जो है कम से कम करें। मैंने इस टॉपिक को ऐसे समझाया कि जो अगर कोई बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, वो भी इस चीज़ को समझ सके। तो नेचुरल फार्मिंग का बस यही एक कांसेप्ट है कि आप ये बात ध्यान रखना कि इसके अंदर रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ पशुधन आधारित जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, उनको भी मतलब कि बढ़ाने की जो कोशिश यहाँ पर करी जाती है। ठीक है? ताकि जो किसी भी चीज़ का वो जैविक विविधता के लिए इष्टतम उपयोग, मतलब कि एक तरह से फसलों और पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिसमें मतलब कि कार्यात्मक जैव विविधता को जो है प्रोत्साहन जो है कुल मिलाकर मिला जा सके। इसमें एक बात आपने ये याद रखनी है कि यह मिट्टी की उर्वरता, ठीक है, और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीन हाउस गैस को कम करने में या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हैं, किसानों की आय में बढ़ाने में। यानी कि अब देखो यार, जब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो ऑफ कोर्स उसमें ग्रीन हाउस गैस, जो जिसको हम जीएचजी कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, आपको पता होगा कि इससे CO2 मतलब बढ़ता है और हमारे पर्यावरण में जो है गर्म गैस मतलब बनती है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। तो उसमें भी फायदा होता है। तो यानी कि हमें एक बात यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिले। एक तो मिट्टी की उर्वरता पर्यावरण स्वास्थ्य को बढ़ाने, यानी मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती है, और ग्रीन हाउस गैस को भी जो है कुल मिलाकर कम करती है। इसका जो पहला वर्ड जो प्रतिपादन किया गया, तो वो कहीं ना कहीं जापानी एक किसान थे, ठीक है, उनका नाम जो अगर बात करें तो मासा नोबू, ठीक है, फुकू ओका, ठीक है, 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में जो है किया था। और ये बात ध्यान रखिए कि भारत में परंपरागत जो कृषि है विकास योजना के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में भी कुल मिलाकर जो है बढ़ावा यहाँ पे जो है दिया जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है और जो हमारी कृषि पद्धति कार्यक्रम है, कृषि पद्धति जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें ध्यान रखिएगा, योजना का उद्देश्य जो होता है बाहर से खरीदे जाने वाले आदानों के आयात को कम कर कर स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ाना है। यानी कि कुल मिलाकर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स काफी कॉस्टली होते हैं, सब्सिडाइज किया जाता है इनको, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट के बिल को कम किया जा सके, और एक तरह से जो मतलब स्वदेशी टेक्नीक है उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुल मिलाकर जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सके। तो ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती के कुछ 5 पंचामित्र हैं, अगर बात करें जीवामृत, जिसमें मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की बढ़त को बढ़ावा देना, बीजामृत जिसमें फंगस और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से नई जड़ों की रक्षा करना, आच्छादन जिसमें खरपतवार की वृद्धि को रोकने और नमी बनाए रखने के लिए पौधों को ढकना, और वापसा जिसमें सिंचाई की जरूरत कम करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना, और इंटरक्रॉपिंग जिसमें एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना। ये सारी चीजें जो होती हैं, वो बात करें तो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के अंदर हमें जो है देखने को मिलती हैं। फिर किसानों को कैसे होगा लाभ, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इनपुट लागत में कमी आएगी। ऑफ कोर्स जब वो नेचुरल फार्मिंग करेंगे और मतलब कि गोबर से ही अगर बात करें तो फर्टिलाइजर बनाएंगे नेचुरल कंपोस्ट करके, तो कहीं ना कहीं इनपुट लागत में एक तरह से कमी आएगी, मिट्टी की गुणवत्ता में एक तरह से सुधार होगा, टिकाऊ उत्पादकता सुनिश्चित भी होगी, और कहीं ना कहीं कृषि को आत्मनिर्भर भी बनाने का जो है कुल मिलाकर जो है प्रयास भी जो है किया जाएगा।
तो यही इस टॉपिक के अंदर हमने जो है समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं।